नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 7वां होगा। और देखिए, बिहार सरकार तो जितना भर का फॉर्म नहीं निकाली है उतना डेली हर रोज़ संशोधन ही करते रहते हैं। कभी विवाहिता को लेकर के, कभी आय प्रमाण पत्र हो गया, ओबीसी हो गया, और कभी अब क्या बोल रही है कि पूरा भारत ही इसमें शामिल हो सकता है। तो उसका तो ये काम है, अपना कैसे भी करते रहेगी, पर एग्ज़ाम तो लेगी ही। तो हम लोग का जो काम है, जो फ़र्ज़ है, उसको तैयारी करना है कि एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी अच्छे से करें। और बाकी सरकार जो कर रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ अपना बढ़ते हैं। और ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आ जाए तो। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि गलियों की, जो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियाँ थी वो कैसी थी? चौड़ी और सीधी, संकरी और टेढ़ी, सपाट या फिर सकरी और घुमावदार। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की सड़कें कैसी थी? वो थी चौड़ी और सीधी थी। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो किस प्रकार का था, तो वहाँ सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र, और ये लगभग 1500 स्थलों में पाया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान तक इसकी सीमा जो है 1500 स्थलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, ये बुद्धो भगत के नेतृत्व में पूछ रहा है कि कोल क्षेत्र जो है, कोल विद्रोह जो है, ये किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था सिंघू क्षेत्र में। कोल विद्रोह कोल जनजाति के द्वारा किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। और ये सिंघू में तो फैला ही हुआ है, और है पलामू, हजारीबाग हो गया, मानभून हो गया, इन सभी स्थलों पर भी ये जो विद्रोह था फैला हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये सभी को पता है कि स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अच्छा, ये बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है? जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। और ये त्रिपिटक जो है ये किस भाषा में रचना की गई है? तो इसकी भाषा क्या है, ये आप लोगों को शायद पता भी हो कि इसकी भाषा जो है पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक की कितनी संख्या बताई गई है? तो 3 बताई गई है। कौन कौन सा? तो सूत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, और अभी धम्म पिटक। ठीक है, ये तीनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो अभी पता नहीं चल पाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? अज्ञात है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि कार्बन डेटिंग के अनुसार जो सही समय है, सही जो ईस्वी बताया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कितना है? तो वो है 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक इसका सही समय बताया गया है। ये सबसे मान्यता प्राप्त इसका समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, अज्ञात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बिहार में पूछ रहा है कि कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो वो है अनाज आधारित उद्योग का। अच्छा, कृषि आधारित उद्योग में क्या क्या शामिल है? तो खाद्य उत्पादन हो गया, पेयजल हो गया, पेय पदार्थ हो गया, तंबाकू हो गया, चमड़े के उत्पादन हो गया, लकड़ी का फर्नीचर हो गया, ये सब शामिल है। और बिहार जो है, बिहार के कृषि उत्पादन में जैसे अनाज, दलहन, तिलहन और नकदी फसलें भी आती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किससे जो है मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है? तो वो होता है लेनदार को। लेनदार को जो है मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? तो कौन था? ये सभी को पता होगा कौन था? बैरम खान थे, जो कि अपने पुत्र के समान उनकी देखभाल किए थे। और जो अकबर थे, ये 13 वर्ष की आयु में ही दिल्ली के यानी सल्तनत पर बैठ गए थे। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में। ये भी अगर पूछ ले कि अकबर जो है कितने वर्ष की आयु में क्या सत्ता संभाली थी, तो 13 वर्ष की आयु में इसने सत्ता संभाल ली थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो ये सभी को पता है किस युद्ध में, तो वो हल्दी घाटी का युद्ध था। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर के साथ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे मानसिंह और आसफ खान। यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और उसी समय मुगल शासक का नेतृत्व रखा गया। ये भी पूछ लेगा कि अगर पहली बार किस युद्ध में तोपों का उपयोग किया गया था यानी प्रयोग किया गया था, तो पानीपत की पहली लड़ाई में ही तोपों का प्रयोग किया गया था बाबर की तरफ से। ठीक है, अब घाघर का युद्ध कब हुआ था? तो घाघर का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। करनाल का युद्ध मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ था। घाघर युद्ध हुआ था 1529
1529 ईस्वी में, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, लेकिन इसका अगर आंसर पूछेंगे तो ये होगा हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार और भागलपुर। तो खरवार भागलपुर से संबंधित है, उराव सुपौल, मुंडा और जमुई। इसमें संथाल जो है ये गलत है, क्योंकि संथाल जो है एक मतलब झारखंड राज्य की ये जो संथाल जनजाति है ये बहुत प्रसिद्ध है, और इसका जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो परगना हो गया, सिंभू हो गया, हजारीबाग हो गया, और बिहार में भी इसके कुछ जनजाति जो मिलती है जगहों पर, वो मिलती है भागलपुर में, पूर्णिया, सहरसा आदि में मिलती है संथाल जनजाति की, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है बांका में, तो ये गलत है, जो गलत है वही सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। अच्छा, काल के अनुसार इसको लिखना है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले लीजिए, हमारा तो यही मिल गया कि दूसरा वास्को डी गामा सबसे पहले आता। 2 किसमें दिया है यहाँ, तो आंसर अगर ऐसा एग्जाम में आंसर मिल जाए और हम लोग को अगर एक भी ऑप्शन पता हो तो वहाँ पर हम सही आंसर फटाक दे लगा सकते हैं, क्योंकि वास्को डी गामा ही तो सबसे पहले आया था, 1498 में आया था वास्को डी गामा। उसके बाद सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 1526 ईस्वी में, ठीक है। अभी हम लोग देखें तो पहले क्या हो जाएगा, 2 3 1, 2 3 1, देखिए फटाक दे निकल गया हमारा, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था, तो वो गया था, एक मिनट, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो वो गई थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ गई थी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये भी याद रखिए, 1931 ईस्वी में। प्रथम हुआ था 1930 और लास्ट हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया, मांडले जेल भेजा गया था। 1905, 1907, 1909 या फिर 1911 थे। आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में इन्हें निर्वासित करके बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल कहाँ है, वर्मा में है, ठीक है, वर्मा में मांडले जेल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था। ओहो, कौन सा गवर्नर जनरल था भाई कि रंजीत सिंह को सम्मानित किया था, तो वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था उसने रोपड़ में रंजीत सिंह को सम्मानित किया था। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो की गई थी वर्धा में। 1937 में जब देसी भाषा के माध्यम से यानी बुनियादी शिक्षा देने की बात की गई थी, तो उसके लिए आयोजन कहाँ रखा गया था, वर्धा सम्मेलन में आयोजित किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। असहयोग, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था, तो वो पास किया था कलकत्ता के अधिवेशन 1920 में। किसकी अध्यक्षता में, तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था 1920 के ही वार्षिक अधिवेशन में। कहाँ पर, तो नागपुर के अधिवेशन में लागू किया गया था, ठीक है। पास किया गया कलकत्ता के अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे इस समय, तो लाला लाजपत राय थे। लेकिन लागू कब किया गया, तो वो नागपुर के अधिवेशन में लागू किया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.27, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। आर्थिक अपवाह सिद्धांत पूछ रहा है कि किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध में था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है। अच्छा, कौन सा व्यापार संघ जो है भारत में सबसे पुराना है, तो वह है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। कौन सा पुराना है, अखिल भारतीय मजदूर संघ जो कांग्रेस है ये सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में लाला लाजपत द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आगे बढ़ते हैं,
प्रश्न है, निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था। देखिए यहाँ पर नहीं था पूछ रहा है, तो ऑप्शन है कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीतिलता वाडेकर और दिनेश गुप्ता। तो इसमें जो शामिल नहीं थे वो थे दिनेश गुप्ता। सूर्यसेन जो शस्त्रागार लूट हुआ था उसके मेन नेता थे। ठीक है, तो इसका आंसर पूछा है नहीं, तो वो होगा दिनेश गुप्ता इसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पादप और जंतु से, पृथ्वी का आंतरिक क्षेत्र, पृथ्वी का पटल से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्थल मंडल किससे संबंधित रखता है? वो रखता है भूपृष्ठ यानी पृथ्वी के पटल से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? सूर्यास्त होने ही सूर्योदय हो जाता है? नहीं, जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है। गलत। जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जापान जो है सबसे पूर्वी छोर में है और इसीलिए वहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जापान को। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व हीरा आपूर्ति निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? हीरा आपूर्ति में सबसे अधिक कौन सा देश योगदान देता है? तो वो योगदान देता है रूस। रूस जो है विश्व में सबसे हीरा उत्पादक देश है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, सिराको तूफान का सही दिशा का चयन कीजिए। सिराको तूफान जो है उसका सही दिशा का चयन करना है कि किस साइड बहता है? सहारा से भूमध्य सागर, यूएसए से उत्तर, सहारा से पश्चिम, या फिर एड्रियाटिक सागर से इटली तक। तो क्या है भैया? सिराको जो तूफान है वो सहारा से भूमध्य सागर की तरफ बहता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है? मरुस्थल, पर्वत, पठार या फिर महासागर। तो किनका सबसे अधिक तापमान रहेगा? मरुस्थल का रहेगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। निम्न का प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे अधिक देश जो है किस महाद्वीप में है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, और दूसरा में सबसे बड़ा महाद्वीप आता है अफ्रीका, और अफ्रीका में ही सबसे अधिक देश है, लगभग 54 है, और एशिया में कितने हैं? तो 52 देश है। ठीक है, तो इस देश पूछ रहा है, तो देश के अकॉर्डिंग कौन हो गया? अफ्रीका हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? कुल आबादी की तुलना में जो है आदिवासियों की जो आबादी है उसकी सबसे अधिक है। क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य के आदिवासी की जो आबादी का प्रतिशत है उसकी कुल आबादी से मतलब तुलना में सबसे अधिक है, तो वो है मिज़ोरम की। मिज़ोरम की जो आबादी है कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, और मिज़ोरम जो है दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। पहला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गोवा, और दूसरा में कौन सा आ गया? मिज़ोरम आ गया। सबसे यहाँ पर कम जनसंख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? पालीताना मंदिर से पूछता है कि किस शहर में स्थित है। तो वो स्थित है हमारा भावनगर में। भावनगर कहाँ है भाई? यह एक जैन मंदिर है जो कि गुजरात में है। ठीक है, पालीताना मंदिर स्थित है भावनगर में जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अच्छा, तट रेखा पूछा है कि सबसे लंबी है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या था हमारा कि किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर है। गुजरात आंध्र प्रदेश की तटरेखा कितनी है? तो आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो है 960, और तमिलनाडु की कितनी है? तो तमिलनाडु की 720 किलोमीटर तटरेखा जो है इतनी सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली संसार का सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में स्थित है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन से देश जो है सीमा साझा करते हैं? तो वो करता है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। सीधे हम लोग आंसर तक आ जाते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और चीन क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न हमारा, सर क्रीक कहाँ स्थित है? यानी निवेशिका सर क्रीक जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर ये सर क्रीक जो है वो स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया।
भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं करता? तो वह है पुडुचेरी, जिसके कि 4 जिले हैं और वो किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और लद्दाख के केवल 2 जिले हैं, ठीक है, कारगिल और एक लेह है। और प्रश्न हमारा है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? किस देश के साथ लगी हुई है? तो वो है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर जो सीमा है वो भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और नेपाल के साथ कितनी लगती है? तो नेपाल के साथ लगता है 1751 किलोमीटर सीमा हमारा। पाकिस्तान के साथ कितना लगता है? तो पाकिस्तान के साथ लगता है, याद रखिए, 3323, ठीक है, इस प्रकार से। और चीन के साथ कितना लगता है? तो चीन के साथ लगता है 3488। इतना किलोमीटर सीमा जो है लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है भारत के साथ लगी हुई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ। अगर सबसे कम पूछ ले तो वो लगा हुआ है अफगानिस्तान के साथ, केवल 106 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है, तो वो क्या होती है? वो होती है नीचे की ओर ढलान वाली, ठीक है। उसकी लागत क्या होती है? नीचे की ओर ढलान वाली होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रति व्यक्ति आय बराबर है, प्रति व्यक्ति आय कितना बराबर है? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल आबादी से भाग देने पर प्रति व्यक्ति की आय निकल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को जो है 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 243 जी के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। अच्छा, ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था, जो पंचायती राज लाया गया था, ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन करके लाया गया था। और अनुसूची 11 के अंतर्गत, अनुसूची 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 में 29 कार्यों की सूची को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगर अनुसूची पूछ ले कि पंचायती राज किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। कब लाया गया था? तो 73वां संशोधन करके लाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया है? नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया है? तो वो किया गया है 11 दिसंबर 1919 को पारित किया गया है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक क्या होता है? तो उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक जो होता है वो होता है आरामदायक वस्तुओं में। उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आरामदायक वस्तुओं में होगा। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? तो वो बनी थी श्रीलंका से। किस देश से बनी थी? श्रीलंका से। कौन थी? उनका नाम क्या था? तो सिरिमाओ भंडार नाइके था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा एक देश जो है अब भी राजा द्वारा शासित है? तो वो है सऊदी अरब। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न, सीटीबीटी व्यक्त करता है। सीटीबीटी क्या व्यक्त करता है? तो वो करता है शस्त्र नियंत्रक उपाय को। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो वो किए थे रूसो ने। रूसो जो थे उन्होंने जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार? ना तो संघ और ना ही राज्य सरकार। तो ये किसके लिए कार्य करता है? ये करता है संघ और राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है। किस अधिनियम के तहत ये, अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को लागू करने का कार्य किसका है? तो वो है कार्यपालिका का। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। केंद्र सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? केंद्र सरकार के सिविल अधिकारी में जो है सर्वोच्च कौन होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश की सूची का विषय है। तो किसकी सूची का विषय है? वो है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में टोटल कितने विषय आते हैं? तो 52 विषय आते हैं। राज्य सूची में इसमें 61 विषय आते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है। तो ये किस सूची का विषय है? ये है राज्य सूची का विषय। कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, 7वीं अनुसूची देखिए, 7वीं अनुसूची के तहत भवन और भूमि पर कर डैश सूची लगा सकती है। तो वो कौन सी सूची है जो लगा सकती है? तो वो लगा सकती है राज्य सूची। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा,
विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है, किससे संयोजित होता है? तो इसका आंसर सीधे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ गया अब साइंस का प्रश्न, और इसका आंसर हो जाएगा डी कि जीवित तार के साथ श्रृंखला में। किसमें? जीवित तार के साथ श्रृंखला में ये जुड़ा होता है। लिखित में कौन सी तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है? तो वो ध्वनि तरंग जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, जब एक बार चुंबक मैग्नेट जो है दो समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता होती है। तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होती है? वो होती है पूर्ववत बनी रहती है। किस प्रकार की होती है? तो पूर्ववत बनी रहती है, मतलब पहले जैसे ही बनी रहती है। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में पूछ रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का लगभग 38% हिस्सा जो है प्रयोग किया जाता है। कितना प्रतिशत? 38%। अगला प्रश्न हमारा, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? अरे वाह, कौन सा यौगिक जो है घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा किया जाता है? वो किया जाता है, ऑप्शन तो देख लें। तो घमौरी नाशक पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न है, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है, मतलब उनको सड़ने गलने से बचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम बेंजोइट्स। ये आंसर हो गया इसका डी। बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए। ऐसे सूक्ष्मजीव जो बीमारी पैदा करते हैं, वो कौन से सूक्ष्मजीवी हैं जो कि बीमारी पैदा करते हैं? तो वो होते हैं हमारे रोगाणु। रोगाणु जो सूक्ष्मजीव है, यानी पैथोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप क्या है, यानी सारस का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है, SARS का। अगला प्रश्न हमारा, रेबीज क्या है? तो रेबीज क्या है? रेबीज के बारे में सभी को पता होगा कि रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पादप वह प्रजाति है जो कम पानी में जीवित रह सकता है। तो पादप, कौन सा पादप वह प्रजाति है जो कम पानी में जीवित रह सकता है? तो उसे मरुद्भिद कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इनको वे राजनीतिक गुरु मानते थे। और आध्यात्मिक गुरु किसे मानते थे? तो गुरु रांडे को आध्यात्मिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न हमारा, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वंदे मातरम किससे संबंधित है? वो है आनंद मठ से संबंधित है। इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी माने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वो हुई थी ढाका में। इसका आंसर क्या हो गया? ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी को हुई थी। इनसे जुड़े कुछ तथ्य समझ लेते हैं कि ये किस जनजाति के थे? तो ये महार जनजाति के थे। ठीक है, महार कुल के थे। इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये किस जाति से संबंध रखते थे? तो महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति से संबंध रखते थे। और बाद में इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको अपना लिया था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? वो शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में। इसका आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी को पता है, बहुत सिंपल, 1885 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो E.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? भारत के सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने का किसको जाता है श्रेय? वो जाता है लॉर्ड विलियम बेटिक को। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया।
गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु यानी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने हेतु कृत्रिम साधनों को न अपनाकर आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन के सिद्धांत को अपनाया था। किसको? आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन के सिद्धांत को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वो था कमल और रोटी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? अच्छा, लाहौर षड्यंत्र कांड में पूछ रहा है कि किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी पूछ रहा है। तो किसको नहीं हुई थी? वो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं थे। और शामिल कौन थे? सुखदेव थे, राजा सरदार भगत सिंह थे और राजगुरु, ये सभी लाहौर षड्यंत्र कांड में शामिल थे। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो किसको पहचाना जाता है? वो पहचाना जाता है पश्चिमी घाट को। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछ रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता ये भी है, मध्य व्यवधान ये भी है, पारिस्थितिक तंत्र की आयु ये भी जैव विविधता की बढ़ोतरी का कारण है, लेकिन पोषण स्तर की कम संख्या ये विविधता के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल निरंजन में पूछ रहा है कि सबसे अधिक जो है प्रमुख कारण है, तो वो कारण है वैश्विक उष्मन। वैश्विक उष्मन जो है प्रवाल निरंजन में सबसे अधिक प्रमुख कारक है। अगला प्रश्न हमारा, यानी तापमान बढ़ाने में निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि यह एक बंद तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या फिर झील? तो इसका आंसर हो जाएगा कि धान का खेत जो है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक दोनों है। इसका आंसर हो गया डी, क्योंकि मनुष्य क्या है? सर्वहारी है। जैव विविधता के हास्य का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के हास्य का मुख्य कारण क्या है? तो वो हो गया प्राकृतिक आवासीय विनाश, जो आजकल हम लोग जंगल ये सब काटते जा रहे हैं, तो इसका प्रमुख एक कारण है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम है जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रदान करता है? तो ये देखिए, शुरू में ही आ गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये अधिनियम जो है बनाया गया था वन्य के जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, अधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत की जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 2008 में। राष्ट्रीय क्रिया योजना कब घोषणा हुई थी? तो 2008 द्वारा यह की गई थी। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओहो, ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है कि कौन सी वो गैस है जो नहीं है। तो O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी होगा उर्वरक के अधिक प्रयोग से। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। किससे संकट है? प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या फिर जल प्रदूषण से। तो देखिए, सबसे पहला ही जो है वही सही होगा कि प्राकृतिक जो निवास खत्म किया जा रहा है, वनस्पतियों का विनाश किया जा रहा है, उससे सबसे अधिक जैव विविधता का नाश होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ये तो है कारक। तेल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन, ये भी हो सकता है। सौर धधक में वृद्धि, नहीं ये नहीं होगा। अत्यधिक वनोन्मूलन, जो वन का उन्मूलन किया जा रहा है वो। तो इसका आंसर 1, 2, 4 ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे को जैविक पदार्थ अधिकतम है? पौधे का जैविक पदार्थ जो है वो सबसे अधिक है। तो किस पारिस्थितिक तंत्र में है? वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो इसका आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो पारा
मीनामाटा बीमारी, कैंडीमीमिया, इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयरन, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन जो है वो अपच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ये गलत है, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। आगे निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? सांद्रता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल की देखिए निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल को प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? तो किसे माना जाता है वायुमंडल में? वो माना जाता है हमारा 0.03 यानी ऑर्गन को। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? अच्छा, अधिनियमित किया था, तो वो कब किया था? वो किए थे 1980 ईस्वी में, और इसका संशोधन किया गया था 1988 में। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो आंसर होगा 1980 ईस्वी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं। कथन है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। कारण है, मौसम की चरम दशा की बर्बरता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। नीचे दिए गए कूट में कौन सही है? तो नीचे दिए कूट में ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए का सही कारण नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें सामाजिक तनाव से पूछ रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि खाद्य सुरक्षा से। तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। एंड लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, कौन सा? ऑप्शन है हमारा चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो वो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर ऑप्शन में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर इसको पहले हेली नेशनल पार्क नाम से क्या किया गया था? स्थापित किया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो वहाँ पर हेली नेशनल पार्क भी दिया रह सकता है अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नहीं दिया हो तो, कि भारत में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो हेली नेशनल पार्क। इसी का नाम अब क्या रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे 90 प्रश्न थे सामान्य अध्ययन से। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।